दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ये आपका अपना इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल ही है, जिसका नाम अभी हमने बदल कर महेश एकेडमी कर दिया है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केवीएस का जो सीडीपी का आपका टॉपिक वाइज यूनिट वाइज जो सिलेबस है वो हम यहाँ पर थ्योरी क्लास कंप्लीट करवा रहे हैं। ऐसे में हम आपको कहीं ना कहीं जब हम विकास के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो कुछ सिद्धांतों के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी, वहीं कुछ अवस्थाओं के बारे में भी कि बाल विकास की कौन सी अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में भी हमने आपको बताया था। यहाँ पर हम डिटेल में जितने भी आपके बाल विकास के सिद्धांत हैं और जो भी प्रमुख अवस्थाएं हैं बाल विकास की, उनके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। वीडियो में लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे इस हैंड रिटन नोट से समझ में आ जाएंगी। हम जब बात करते हैं यहाँ पर बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, गैरिसन और अन्य, ध्यान दीजिएगा गैरिसन महोदय क्या कहते हैं कि जब बाल विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब बालक जो है वो प्रवेश करता है तो हमें कुछ उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इन्होंने कहा कि परिवर्तन जो है वो निश्चित सिद्धांतों के अनुसार ही होते हैं। ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं कि अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं जब जब हम बालक के विकास को लेकर के बात करते हैं। यहाँ पर इन्हीं को विकास के सिद्धांत जो है कह दिया जाता है। अब भाई अलग अलग आपने स्टेजेस देखी, अलग अलग चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो परिवर्तन आपको निश्चित है कि आपको देखने को मिल ही रहा है। तो हमने कह दिया भाई कि हमारा ये सिद्धांत है। जैसे हम कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ये पक्का है कि ये चीज़ होगा ही होगा, ये होता ही है। ठीक है, तो सिद्धांत क्या होते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले में प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ दिया हुआ है, यानी निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है। इन्होंने कहा कि जो विकास है वो अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, जो कभी नहीं रुकती है। कहते हैं ये कि कभी तीव्र कभी धीमी गति से जो है वो हमें देखने को मिलेगी। देखिए, चलेगी ज़रूर, ये बिल्कुल आपके जैसा है। अगर आप अपने आप को मोटिवेटेड किए हुए हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो सकता है किसी दिन आप 4 घंटे पढ़ो, किसी दिन आप हो सकता है 2 घंटे पढ़ो, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये निरंतरता के सिद्धांत से कहीं ना कहीं जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल में इन्होंने कहा कि प्रथम 3 वर्षों में बालक जो है बाल विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है और फिर मंद पड़ जाती है। तो यहाँ पर विकास की अगर हम बात करें तो प्रथम 3 वर्षों में, यानी कि 1 तो 3 साल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तेजी से हमें विकास देखने को मिलेगा। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत यहाँ पर दिया हुआ है। क्या मतलब है इसका? प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रोल रेट ऑफ ग्रोथ। इसका क्या मतलब है? ये कहते हैं डगलस और हॉलैंड ने इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा। क्या बताते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति जो है उसमें भिन्नता हमें देखने को मिलती है। आप देखोगे अलग अलग, जैसे विभिन्न गति का सिद्धांत किसने डिफाइन किया है, तो डगलस और हॉलैंड का नाम आता है। यूपी टेट प्रकार के अगर हम पेपर्स की बात करें तो उसमें सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत किसने दिया, तो उसमें डगलस और हॉलैंड का नाम आ जाएगा। आगे आपसे क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के लिए जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है वो साधारणतः बड़ा होने पर भी लंबा रहता है, और जो छोटा होता है वो साधारणतः छोटा ही रहता है। देखिए, ये डगलस और हॉलैंड महोदय का कहना है। इसमें अपवाद भी हो सकता है, इसमें एक्सेप्शंस भी जो है वो निकल करके सामने आ सकते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है। एग्जाम्पल हर एक जो विकास के सिद्धांत हैं, जो बाल विकास के सिद्धांत हैं, उसमें आपको मिलेंगे। इसमें क्या कहते हैं, एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। आपसे कहते हैं कि बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, फिर बाद में इन भागों का एकीकरण करता है। अब देखिए, समझिए ज़रा, संपूर्ण अंग को चला रहा है, फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है और बाद में उसका एकीकरण कर देता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अपने पहले पूरे हाथों को वो जो है मूव कराता है, फिर उंगलियों को, और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो ये चीज़ कहाँ से आपको देखने को मिलेगी, जब हम बात करते हैं एकीकरण के सिद्धांत को लेकर के। आगे आपको लेकर के चल रहे हैं, ये कहते हैं आपसे परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिएगा ज़रा, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, ये कहते हैं कि बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध हमें देखने को मिलता है। आप जब जब बात करोगे प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन को लेकर के, परस्पर संबंध के सिद्धांत को लेकर के, तो इसका मतलब क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित होना। तो शारीरिक चीज़ों को लेकर के बात करें, मानसिक, संवेगात्मक, आप देखिए ना, आपका मन करता है किसी चीज़ को खाने को लेकर के, आपका मस्तिष्क जो है कहता है ठीक है चलिए, हाथ उठाने को बोलता है, हाथ आप उठाते हो, उस चीज़ को लेते हो, खाते हो। एग्जाम्पल के लिए कुछ यहाँ पर इन्होंने बताया है। ये कहते हैं कि जब बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियों, ध्यान केंद्रीकरण, व्यवहार में अगर चेंजेस आने लगे
तो ये क्या है, तथा साथ में उसमें गामक और भाषा संबंधी विकास भी होता है। आप देखिए फिजिकल डेवलपमेंट के साथ में बाकी और सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्या एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं? बिल्कुल हैं। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, हर एक बालक विशिष्ट होता है। ईच एंड एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। आप जानते हो, आप भी स्पेशल हो, मैं स्पेशल हूँ, किसी न किसी चीज़ में आप सभी स्पेशल हो। और यहाँ पर अलग अलग चीज़ों में अगर मैं बात करूँ वेरिएशन को लेकर के, तो हो सकता है कि आपकी रुचि गेम खेलने में हो, मूवी देखने में हो, मेरी रुचि टहलने में हो, भ्रमण करने में हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इंडिविजुअल वेरिएशन को लेकर के बात करता है। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत इसी चीज़ को बताता है। सामान्य और विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेज, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसके अनुसार बालक का विकास सामान्य प्रतिक्रिया की ओर होता है। क्या बोला इन्होंने, जो सामान्य और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के सिद्धांत की बात होती है। ये कहते हैं बालक का विकास सामान्य प्रतिक्रिया की ओर होता है। एग्जाम्पल में इन्होंने क्या बोला कि नवजात शिशु अपने शरीर के किसी अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है। आप देखिए पूरी बॉडी को जो है कहीं ना कहीं वो हिला रहा होता है, आपको पूरा जो है मूवमेंट करता हुआ देखने को मिलेगा। कहते हैं किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से वो चलाता है, उसके बाद ही वो कहीं ना कहीं इशारे को लेकर के जाएगा या इशारा करेगा। तो जनरल और स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस से आपको यहाँ पर ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लियर हुई होगी। आगे आपको लेकर के चलते हैं, इसमें है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब इसमें क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसमें कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण, ना केवल वातावरण के कारण होता है, इनमें दोनों ही इंटर रिलेटेड होते हैं। मैं कई बार आपको, इतना भी 4 से 5 लेक्चर हो चुके हैं, मैं कई बार आपको बताया हूँ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। वंशानुक्रम में क्या कुछ होता है, जब हम हेरिडिटिकल चीज़ों को लेकर के बात करते हैं, जब गर्भाधान में गर्भ का आधान होता है, उस समय जब बच्चा गर्भ में होता है, और वही चीज़ वातावरण में जब वो पैदा हो जाता है शैशवावस्था से लेकर के, ठीक है, तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर मैं आपकी बात करूं, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझ में जो भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं ये रिजल्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। आप में भी जो भी चीज़ें अभी देखने को मिल रही हैं, परिलक्षित हैं, आपका आकार, आपका स्वभाव, आपका हाव भाव, आपकी ऊंचाई, लंबाई, मोटाई, जो भी चीज़ें हैं, या आपका व्यवहार की मैं बात करूं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ का रिजल्ट या परिणाम है। आगे है समान प्रतिमान या निश्चित प्रतिरूप का सिद्धांत, और ये किसके द्वारा दिया गया है, गैसल और हरलॉक। ध्यान दीजिएगा, नाम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, गैसल और ईबी हरलॉक। क्या कहते हैं, प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। प्रतिमान क्या होता है, एक उसका पैटर्न है। आप समझ रहे हो, जैसे आपके मोबाइल का एक पैटर्न होता है, अगर आप उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका मोबाइल अनलॉक नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल में कुछ बात यहाँ पर ये बता रहे हैं कि संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति कि शिशुओं का प्रतिमान एक ही है और उसमें किसी प्रकार का अंतर होना संभव नहीं है। आप देखिएगा जो विकास का क्रम है, मैं कई बार बताया हुआ हूँ आपको, शीर्ष पदाभिमुख यानी सिर से लेकर के पैर की तरफ उसका विकास होता है। तो ये क्या है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत या निश्चित प्रतिरूप का सिद्धांत, इसे हम नाम दे देते हैं। आगे आपको लेकर के चलते हैं, इसमें आपसे इन्होंने क्या बोला है, विकास दिशा का सिद्धांत। 9वां सिद्धांत है आपका, इसीलिए मैंने कहा था कि एक डिटेल्ड वीडियो में, अब ये हैंड रिटन नोट्स, आप सोचिए कि अलग अलग चीज़ों को किस तरीके से नोट्स में हमने मेंशन किया है, और वो चीज़ लेक्चर हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। सारा कुछ आपको ऐसे ही मिलेगा एकदम शानदार तरीके से। अब आपके ऊपर है कि आप कितना हमें सपोर्ट करते हो, कितना इस चैनल को सपोर्ट करते हो, कितनी ज़्यादा लोगों को आप बताते हो इसके बारे में, वीडियो को शेयर करते हो। यहाँ पर विकास दिशा के सिद्धांत की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, कहते हैं जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। अब एग्जाम्पल में कुछ इन्होंने दिए हुए कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे अपने जीवन के अगर प्रथम सप्ताह की बात करें तो उससे केवल सिर को उठा पाता है, ठीक है। पहले 3 माह की बात करें तो नेत्रों की गति पर नियंत्रण शुरू हो जाता है। 6 महीने की बात करें तो हाथों की गतियों पर अधिकार। 8 माह में सहारा लेकर बैठने लगता है। 10 महीने में वह स्वयं बैठने और घिसटकर चलना शुरू कर देता है। ध्यान दीजिएगा, ये 10 माह की बात की गई है। 1 साल में क्या होता है, पैरों पर नियंत्रण और खड़ा होना। फिर एक जो समय दिया गया है कि 18 माह बाद जो है वो चलने लगता है। ये एक समय दिया गया है, बताया गया है, ठीक है। जरूरी नहीं, हो सकता है कोई बालक 13-14 महीने में चलने लगे,
हो सकता है कोई आपका जो है 12 महीने में चलने लगे, 1 साल में चलने लगे। तो एक जो इन्होंने एक औसत निकाला, ऐसे में अमूमन देखा कि ये चीज़ का कितना देखने को मिलती है, तो वो समय कितना था, 18 महीने का। कहते हैं विकास प्रासंगिक हो सकता है। प्रासंगिक मतलब प्रसंग के अनुसार, ऐतिहासिक है, परिवेशीय है, सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित होता है, इसीलिए इन्होंने प्रासंगिक बोला है। कौन सा प्रसंग हो सकता है? आपके कल्चर से प्रभावित हो आपका डेवलपमेंट है, आप अलग तरीके से पेश आते हो, दंडवत प्रणाम करते हो, आप हाय हेलो करने के बजाय। बात समझ में आ रही है? आपका सोसाइटी कुछ और तरीके का हो, और तू कैसा है, और तू कैसी है, ये वाला हो, या हो सकता है आप कैसे हैं महोदय, है महानुभाव, आप कैसे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो विकास से जुड़ी हुई होती हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है? वृद्धि और विकास की गति का दर जो है वो एक समान नहीं होता है। यहाँ पर दर एक समान नहीं होती, इसे नोट कर लीजिए। अभी अभी मैंने कहा हो सकता है कोई बालक पहले चलना शुरू कर दे, और कुछ हो सकता है उसमें डिले करें या डिले हो। विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, सांवेगिक तरीके से, भाषाई तरीके से, नैतिकता की बात करें अगर हम, संज्ञानात्मकता को लेकर के अगर हम बात करें, तो हर एक तरीके से आपका या बालक का विकास जो है वो हो रहा होता है। फिर कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, यानी कि विकास क्रम का सिद्धांत। बालक का गामक या मोटर या भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है। देखिए, इन्होंने कहा जब हम विकास क्रम सिद्धांत को लेकर के बात करते हैं तो भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में हमें देखने को मिलेगा। आपसे कहते हैं जीन पियाजे हैं, शर्ले हैं, गैसल महोदय हैं, एमिस हैं, इन्होंने, इनकी परीक्षाओं ने ये बात जो है वो सिद्ध की। कुछ एग्जाम्पल में इन्होंने बताया हुआ है कि अगर हम 32 से 36 माह के बालक को लेकर के बात करें तो इन्होंने कहा वृत्त सर्किल को उल्टा, काउंटर क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है? 60 माह का जो बालक है सीधा, और 72 माह का बालक फिर उल्टा बनाता है। बात को समझिएगा, किसको? सर्किल को। इसी प्रकार जन्म के समय केवल क्रंदन या रोना, 3 महीने में गले से विशेष प्रकार की ध्वनि का निकलना, 6 महीने में आनंद की ध्वनि, 7 महीने में अपने माता पिता के पा, बा, दा, इन शब्दों का प्रयोग करना आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बढ़िया सा चित्र हमने जो है वो बनाया हुआ है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये दिखेगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब अगर यहाँ से बात करें तो हमने एक एक चीज़ें इसमें बताई हैं कि आपका व्यक्तिगत सामाजिक व्यवहार क्या है, भाषा विकास जो है कब से कब तक होगा, सामंजस्य व्यवहार क्या कुछ है, गामक मोटर अवस्था को लेकर के बात करते हैं तो किस महीने पर कौन सी चीज़ हमें देखने को मिलेगी, यहाँ से वो चीज़ कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगी। आप नीचे से देख सकते हो, आप गर्भाधान 0 लिखा हुआ है। 1 सप्ताह में भ्रूणावस्था आती है, 8 सप्ताह में आपकी गर्भावस्था देखने को मिलेगी, ठीक है। 10 सप्ताह में धड़ का विकास होता है, 14 सप्ताह में निगलना या छींकने को लेकर के बात करें, 16 सप्ताह में सांस लेने के पूर्व की गतियाँ होती हैं, 18 सप्ताह में मुट्ठी बंद करना, 20 सप्ताह में गर्दन की सहज प्रक्रिया है यहाँ पर क्रिया, 24 सप्ताह की बात की जाए तो शारीरिक और रासायनिक नियंत्रण, 40 सप्ताह में, और यहाँ पर 0, देखिए जन्म तथा जन्म से पूर्व की स्थिति, दोनों बातें यहाँ पर बताई हैं। ये चीज़ जरा गौर करिएगा। यहाँ पर अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, अभी वो भ्रूणावस्था को लेकर के हम बात कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4 सप्ताह के आंखों पर नियंत्रण और बाकी सारी चीज़ें, 16 सप्ताह, 28 सप्ताह। देखिए एक एक चीज़ें कब से क्या कुछ होता है, पूरी चीज़ यहाँ पर एक सीक्वेंस में हमने जो है वो आपके लिए रखी है। तो आप ये समझ गए। देखिए 18 माह में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चलना और शब्द बोलना जो है वो 18 माह, जो अभी अभी मैं ऊपर आपको बताया हूँ। 12 महीने में खड़ा होने को लेकर के वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि गर्भाधान से लेकर के उसका विकास यहाँ तक जो हो रहा है वो आखिर किस तरीके से हो रहा है, कौन कौन सी अवस्था कब से देखने को मिलती है। जैसे अगर हम भाषा विकास को लेकर के बात करें तो ये जो बना हुआ है इसका मतलब समझिएगा, यहाँ से भाषा विकास शुरू हुआ ना, मतलब 14 सप्ताह से, यहाँ से, मतलब समझ में आ रहा है। और ये कहाँ तक जाएगा, आगे तक जाएगा। शुरुआत कहाँ से हुई है और वो आगे तक आपका जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें हम सामंजस्य व्यवहार को लेकर के, और बाकी सारी चीज़ें जो आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कहते हैं ना कि बिहेवियर कहाँ से सीखा जाता है, तो आप कहीं ना कहीं हेरिडिटिकल वाली चीज़ें भी होती हैं। माता पिता का व्यवहार अच्छा तो आप भी शालीन हो सकते हो, ज़रूरी नहीं बट हो सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट पूरा आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो सिद्धांत की बात जो है यहाँ पर ख़त्म होती है, फिर अवस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ पर रॉस महोदय क्या कुछ कहते हैं, मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, लेकिन 2 से 3 मनोवैज्ञानिक के अनुसार मैंने बताया था। यहाँ पर फिर से कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि इन्होंने कितनी अवस्थाओं में बांटा है। रॉस महोदय ने 4 अवस्थाओं में बांटा है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। उसके बाद अगर हम हरलॉक को लेकर के बात करें तो हरलॉक ने इसकी 8 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं हैं हरलॉक की?
8 अवस्थाएं 1990 में इनके द्वारा बताई गई। और किस अवस्था में क्या कुछ है आप देख पा रहे होंगे। गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था है, वयः संधि या पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सारी अवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। 8 अवस्थाएं अगर हम ईबी हरलॉक को लेकर के बात करते हैं। यहाँ पर कोल महोदय के अनुसार अगर बात की जाए, कोल महोदय क्या कुछ कहते हैं। शैशवावस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, तो कोल महोदय यहाँ पर कितने भागों में इन्होंने डिवाइड किया है, तो इनका जो डिवीज़न है वो आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से 12 प्रकार। जी हाँ, कोल का सबसे बड़ा डिवीज़न रहा है। तो पहला दूसरा ये है, उसके अलावा आपकी बाकी अवस्थाएं कहाँ पे मिलेंगी, ये रही आपको। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। मध्य बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था सब दिया हुआ है। प्रारंभिक किशोरावस्था कहाँ से कहाँ तक है, आपका मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, फिर प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। इन्होंने जो डिवीज़न दिया है वो वृद्धावस्था तक दिया हुआ है, जो 75 ईयर से आगे तक का के बारे में बात करता है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको यहाँ से समझ में आया होगा। फिर बात आती है जोन्स को लेकर के। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था केवल 3 अवस्थाएं जोन्स ने बताई हैं। इन्होंने सीधा सीधा शैशवावस्था जन्म से 5 साल बोला, बाल्यावस्था में 5 से 12 साल कह दिया, किशोरावस्था में 12 से 18 साल। रूसो महोदय क्या कहते हैं। रूसो ने कहा ये 3 अवस्थाएं जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं, ये जन्म से 0 से 5 नहीं है, ये 1 to 5 इन्होंने बोला है। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए अंतर कहाँ पे है। जोन्स महोदय ने भी यहाँ पर जन्म से बताया है, जन्म से 5, लेकिन इन्होंने 1 से 5 साल बताया है। ठीक है, इन्होंने किशोरावस्था को 12 से 18 साल बताया। किसने, विलियम जोन्स ने। लेकिन अगर हम रूसो की बात करें तो इन्होंने 12 से 20 साल बताया हुआ है। अब बात आती है सामान्य वर्गीकरण को लेकर के। तो जो हम सामान्य वर्गीकरण करते हैं वो कौन से हुए हमारे, आप अक्सर जो पढ़ते हो कि भाई बाल विकास की कितनी अवस्थाएं, तो मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है पहला आपका शैशवावस्था जिसे हम इन्फेंसी बोलते हैं, जन्म से लेकर के 5 साल। दूसरा आपका बाल्यावस्था होता है 6 से लेकर के 12 साल, चाइल्डहुड। और तीसरा आपका एडोलेसेंस यानी कि जो किशोरावस्था की बात करते हैं तो 12 से लेकर के आपका 18 साल होता है। इसी में पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 साल आप जोड़ देते हो, कितना, 6 से 9 साल जोड़ देते हो, और 9 से 12 साल आप उत्तर बाल्यावस्था यानी कि पोस्ट चाइल्डहुड लिख देते हो। कुछ बातें बताई हुई हैं इन्फेंसी को लेकर के। ये बाल विकास की जो है प्रथम अवस्था है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, समय निर्धारण के समय विद्वानों का जो है ऐसे में अलग अलग मतभेद है। जन्म से लेकर के 5 या 6 साल तक देखने को मिलता है। हरलॉक ने एक स्टेटमेंट दिया है कि शैशवावस्था जन्म के 2 सप्ताह तक चलती है और उसके बाद बचपनावस्था प्रारंभ हो जाता है, जो 2 वर्ष तक होता है। वहीं कुप्पुस्वामी क्या कहते हैं कि शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक चलती है। कुछ विशेषताएं शैशवावस्था की बताई हुई हैं, जैसे अपरिपक्वता, मैच्योरिटी, इनमेच्योरिटी। अब उस समय मेच्योर तो बालक होता है नहीं, जो है छोटा होता है, तो शारीरिक और मानसिक सभी रूप से क्या होता है, उसको संरक्षण की ज़रूरत होती है। वो डिपेंडेंट होता है अपने फैमिली के ऊपर। ठीक है, पराश्रिता को लेकर के बात करें, डिपेंडेंसी यहाँ पर, तो डिपेंडेंसी आप जानते हो अच्छी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं वो अपने माता पिता पर। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, यहाँ पर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, बहुत सवाल पूछा गया है यहाँ पर कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार आखिर किस में देखने को मिलता है। तो शैशवकाल में, शैशवावस्था में जो है ये देखने को मिलेगा। शिशु के सभी व्यवहार मूल प्रवृत्तियों के द्वारा निर्धारित होते हैं, इसीलिए भूख लगने पर रोता है, प्यार करने पर हंसता है, ये चीज़ें इसमें शामिल हो रही हैं। आगे है आपसे यहाँ पर संवेगशीलता के बारे में बोला हुआ है। शिशु का संवेगी होना, वहीं यह संवेग जो है वो क्षणिक होता है, वो उसमें आपको संवेग इमोशंस जो है वो देखने को मिलेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता ये तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। कुछ और विशेषताओं के बारे में इन्होंने यहाँ पर बात की है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। भावी जीवन की आधारशिला किसे कहा गया, शैशवावस्था को। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को किसने बोला, वैलेंटाइन शेरॉल ने। अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था कौन सी होती है, शैशवावस्था। क्षणिक संवेगात्मकता हमें कहाँ देखने को मिलेगी, शैशवावस्था में। तीव्र शारीरिक विकास भी इसी में है। समुचित सांवेगिक दृष्टि से स्वर्णिम काल कहा गया किसको, इन्फेंसी को। समस्त अंगों की रचना, आकृतियों का निर्माण भी इसे ही कहा जाता है। बालक का निर्माण काल सिगमंड फ्रॉयड ने बोला, किसको बोला, तो वो शैशव काल को ही बोला हुआ है। ठीक है, मनुष्य को जो भी बनना होता है वह अपने प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर आगे क्या कहते हैं आपसे, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है या शिलान्यास करता है। ये स्ट्रैंग का स्टेटमेंट है। 20वीं सदी के बालक को बालक की शताब्दी कहा गया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए नोट्स हमने जब लिखे तो अलग अलग किताबों, अलग अलग आपके
जब हम ऑनलाइन चीज़ों को लेकर के बात करते हैं, आपकी बुक्स के बारे में बात करें अलग अलग नोट्स से, तब ये जा कर के नोट्स ऐसे में तैयार किए गए। तो क्रू एंड क्रू महोदय जो है कहीं ना कहीं इसके ऐसे में प्रणेता जन्मदाता देखने को मिलते हैं। जन्म के समय जो शिशु है वो क्रंदन करता है। क्या बोला इन्होंने कि जन्म के समय जो शिशु है वो रोता है या क्रंदन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज जो आपने समझा, जब हम सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं, जब हम अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, हम श्रेष्ठावस्था की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपसे जल्दी मिलेंगे। कैसा लगा ये लेक्चर वीडियो के कमेंट में आप एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।